मेरठ से चुनावी शंखनाद के बाद अब पीएम मोदी ने अपना चुनावी अभियान बेहद तेज कर दिया है। आज वो उत्तराखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के मेरठ के बाद से पीएम मोदी फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। अब वो एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी की पहली रैली आज उत्तराखंड से शुरू होगी, जहां वो रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को सीएम धामी खुद रुद्रपुर में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। रुद्रपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान जाएंगे। कोटपुतली से पीएम मोदी चुनावी प्रचार यात्रा का शुभारंभ करेंगे। नेशनल हाईवे पर स्थित डेंटल कॉलेज के सामने विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के बाद पीएम मोदी बिहार के सभी बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाले इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष, सभी पन्ना प्रमुखों से बात करेंगे। पीएम मोदी का यह संवाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा। ये कदम 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए है। अपने संवाद में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं देखिए, लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है। साथ ही उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है और अब इस बीच ये खबर आ रही है कि कांग्रेस जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारी अपनी ही रफ्तार से जारी है। पार्टी एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 5 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में मैनिफेस्टो लॉन्च होगा। उसे लेकर 2 मेगा रैली आयोजित की जाएगी। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। वहीं हैदराबाद में राहुल गांधी मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। उधर सीईसी ने आंध्र तेलंगाना के लिए लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बैठक की। बैठक में आंध्र तेलंगाना के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली सीईसी की बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सीईसी के कई अन्य सदस्य शामिल हुए। तेलंगाना से जुड़ी बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश से संबंधित बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष YS शर्मिला शामिल थे। कांग्रेस 9 अलग अलग सूचियों में अब तक 212 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं देखिए, दिल्ली की आबकारी नीति केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में अकेले रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की जिस बैरक नंबर 2 में रहेंगे, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा सके। इतना ही नहीं, केजरीवाल की बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मी हर समय तैनात रहेंगे। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को 6 लोगों की सूची दी है जो कानून के तहत उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस सूची में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, निजी सचिव विभव कुमार, आम आदमी पार्टी महासचिव संदीप पाठक और एक दोस्त का नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में अपने लिए कुछ चीजों की मांग की थी, जिन्हें कोर्ट ने मान लिया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गीता रामायण हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड बुक दी जाएगी। डायबिटीज की वजह से उन्हें घर का बना खाना दिया जाएगा। कोर्ट ने उन्हें जेल में अपना तकिया गद्दा ले जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को केजरीवाल के शुगर लेवल की निगरानी और शुगर लेवल कम होने पर उन्हें ग्लूकोज, टॉफी, केला मुहैया कराने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने केजरीवाल को जेल में चश्मा और धार्मिक लॉकेट पहनने की भी इजाजत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के दौरान ईडी ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग तो नहीं की, लेकिन ईडी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से 9 दिनों तक पूछताछ की गई। कई बार केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और घुमा फिरा कर सवालों के जवाब देते रहे। केजरीवाल अपने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं, जो जरूरी मनी ट्रेल जानने के लिए जरूरी है। ईडी की पूछताछ में दिल्ली सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। केजरीवाल की पेशी के दौरान एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। जब कोर्ट में ये खुलासा हुआ तब आतिशी और सौरभ कोर्ट में ही मौजूद थे। इस दौरान आतिशी सौरभ के साथ सुनीता केजरीवाल भी थीं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट भी दिखाए गए, जिनसे उनके और विजय नायर के बीच करीबी रिश्ते साबित होते हैं, लेकिन इस पर भी केजरीवाल ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब नीति घोटाला मामले में आज संजय सिंह की रिहाई पर सुनवाई होगी। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था और इसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इसके अलावा संजय सिंह ने एक दूसरी अर्जी भी दायर की है, जिसमें
ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को यहां पर चुनौती दी गई है। इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो आज सुबह 10 बजे विस्फोटक खुलासा करेंगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल से पूछताछ के बाद ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया है और माना जा रहा है कि आतिशी आज जिस विस्फोटक खुलासे की बात कर रही हैं, वो दिल्ली की आबकारी नीति केस से जुड़ा हो सकता है। वहीं दिल्ली आबकारी नीति केस में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। संजय सिंह ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और आपको बता दें कि इसी मामले में आप देखिए किस तरह से उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर ये सुनवाई होगी। तो 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया और तब से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि उन्हें जमानत मिल सके, लेकिन हर बार उन्हें राहत नहीं मिलती है। लेकिन आज देखना होगा कि क्या याचिका पर सुनवाई होती है और क्या कुछ राहत उन्हें मिलती है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्या संजय सिंह की भी मामले में सुनवाई होनी है, मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई होनी है? बड़ा सवाल कि क्या राहत मिलेगी आज दोनों को? बिल्कुल, देखिए दोनों लोगों के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो। हालांकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दी थी, लेकिन उनकी जो जमानत अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी। यही वजह है कि उन्होंने दोबारा अपनी जमानत अर्जी निचली अदालत में दी है और उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो मनीष सिसोदिया की बढ़ी है और उन्हें राहत नहीं मिली है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी जमानत अर्जी खारिज की थी तो ये कहा था कि जब तक ट्रायल चल रहा है और जल्द से जल्द ट्रायल पूरा हो, इसको लेकर के उन्होंने ईडी को निर्देश भी दिए थे कि 6 से 8 महीने के अंदर जो ट्रायल है वो पूरा किया जाए और अगर ट्रायल में देरी होती है तो वो साफ तौर पर रुक कर सकते हैं और अपनी बलराम देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और देखना होगा कि आतिशी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीबीआई स्थापना दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत दी है। साथ ही मामलों को जल्द खत्म करने के लिए आधुनिक तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जांच एजेंसियों को सलाह दी है। Investigation, instances of raids conducted and incidents of unwarranted confiscation of personal devices highlight the pressing need to strike a balance between investigative imperatives and individual privacy rights. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। ये सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। I think we have perhaps been spreading our investigative agencies too thin over the years, despite the rapid change in the environment. Our premier investigative agencies must concentrate their attention and efforts on that class of crime which truly threatens the security of the nation, public order, or the economic health of the nation. टेक्नोलॉजी ने अपराध की प्रकृति को बदल दिया है। अब तकनीकी आधारित अपराध या इसकी वजह से ट्रेंड में आए बदलाव के कारण एजेंसी के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे में सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसियों को भी जांच में तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में पड़ोसी देशों से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर भी जमकर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में इस साल पहली बार दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में शीर्ष अधिकारियों ने बैठक की। विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन किया गया। सूत्रों ने बताया कि सेना प्रमुख, सेना उप प्रमुख और सभी सैन्य कमांडरों ने सोमवार को सत्र में हिस्सा लिया। सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड तरीके से किया जा रहा है। 28 मार्च को डिजिटल माध्यम से चर्चा हुई, जबकि सोमवार और आज आमने सामने की बैठक आयोजित होगी। बैठक में पड़ोसी देश से जुड़ी भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर गहन मंथन किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये भविष्य का रुख तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही नीतिगत फैसलों को सुगम बनाने वाली प्रमुख प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगा। इसमें कहा गया था कि यह सम्मेलन भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक मुद्दों पर विचार मंथन करने, समीक्षा करने और सुरक्षा की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का कार्य करता है। और चलिए बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल जिला कोर्ट के आदेश को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी फैसला वही रहा था जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखिए, ज्ञानव्यापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो व्यास परिवार की तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में, जिसमें 31 जनवरी 2024 को पूजा अलाउ की गई थी, उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पूजा को कंटिन्यू रखा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब फाइल करने के लिए कहा है और साथ ही साथ पूजा पे कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। एक बार जब ज्ञानवापी एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेगी। आशा है कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर दोबारा होगा। अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। आशा ये है कि 1000 बाबरी के लिए दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने धार में भोजशाला के एसआई सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का एसआई सर्वे आज 12वें दिन भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला में एसआई सर्वे के खिलाफ दायर की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के पिछले हिस्से में 1 हफ्ते से चल रही खुदाई पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में केंद्र सरकार, एएसआई और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी मंजूरी के बिना एसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सोमवार को एसआई की टीम का सर्वे 11वें दिन भी जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में खुदाई के दौरान एसआई की टीम को कई अहम सबूत मिले। एसआई की टीम को भोजशाला के गर्भगृह के पिछले हिस्से में गुप्त रास्ता मिला है। इस रास्ते को कच्चे पत्थरों और मिट्टी डालकर छिपाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि भोजशाला के नीचे बेसमेंट हो सकता है। खुदाई के दौरान भोजशाला के नीचे जाने के लिए बनाई गई 4 सीढ़ियां भी मिली हैं। हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा की अनुमति मिली है, इसलिए आज हिंदू वहां पूजा करेंगे। वहीं एसआई की टीम का सर्वे 12वें दिन भी जारी रहेगा। और लोकसभा चुनाव करीब आते ही असम में सियासी पारा और चढ़ने लगा है। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर मुस्लिमों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस से दुखी होकर अल्पसंख्यकों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बीजेपी पर पैसों से मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप लगाया। कांग्रेस के दुख से कांग्रेस ने 70 साल से प्रताड़ना किया है, कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को भिखारी बना दिया, कोई समस्या समाधान नहीं किया, बल्कि डिटेंशन कैंप जैसा, एनआरसी जैसा, डिबोटर जैसा प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए खड़ा कर दिया। शिक्का नहीं दिया, रास्ता घाट नहीं दिया, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया, बाप को बाप रहने नहीं दिया, बच्चे को बच्चा रहने नहीं दिया। ये सब दुख है जिसको देखकर लोग मोदी जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बताया। हमने 11 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। उस 11 सीट में उन्होंने वॉकओवर बीजेपी को दे दिया।
और अजमल को बोलता है कि बी टीम हम है, वो बी भी है, ए भी है, सी भी है, डी भी है, A to Z बीजेपी है। Z News।